गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आज से हम एनटीपीसी प्रॉपर शुरू करते हैं। और एनटीपीसी का बैच जो आज से शुरू हुआ है बच्चों, उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस से आज हम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी। और एनटीपीसी के कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनते हैं आप भी जानते हैं बच्चों। रेलवे में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और रेलवे के पुराने अगर सेटों को उठा के चेक किया जाए, चाहे वो ग्रुप डी का हो या आपका वो एनटीपीसी का सेट हो, तो रीजनिंग जिस लेवल की आती है वो लेवल बहुत ठीक ठाक होता है बच्चों। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा इस बैच में। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आज के क्लास को भी शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से आज के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक की रीजनिंग पढ़ेंगे इस बैच में। और रेलवे के किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जाएगी, किसी भी लेवल की रीजनिंग पूछी जाएगी, तो वो रीजनिंग बहुत आपकी आसानी से कवर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और सीरीज को प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। रीजनिंग की क्लास डेली 11 बजे रहा करेगी आपकी। डेली 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपकी रीजनिंग की क्लास रेगुलर चलेगी बच्चों। ठीक है, तो हम डेली 11 बजे रीजनिंग कराएंगे और रीजनिंग में किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके एनटीपीसी के बैच में किस लेवल की रीजनिंग आती है, प्रॉपर पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ प्रॉपर तरीके से रीजनिंग आपकी कराई जाएगी बच्चों। ठीक है, टाइम टेबल सभी बच्चों को पता होगा। 10 से 11 आपकी स्टैटिक जीके लगेगी, 11 से 12 आपकी रेगुलर रीजनिंग रहेगी, 2 से 3 आपकी साइंस की क्लास लगा करेगी और 3 से 4 आपकी बच्चों मैथ की क्लास लगा करेगी बच्चों। ठीक है, ये टाइम टेबल सभी बच्चों के पास होगा और इसी के अकॉर्डिंग 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रीजनिंग की क्लास प्रॉपर चलेगी बच्चों। ठीक है, जय दीक्षित, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की टॉपिक, आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो हम समझेंगे वो थोड़ा सा सिलेबस समझेंगे, रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। ठीक, रीजनिंग के सिलेबस के बाद ही हम प्रॉपर तरीके से क्लास को शुरू। जॉब 12th वालों के लिए भी है बिल्कुल बेटा। एनटीपीसी में बेटा दो तरीके की पोस्टें होती हैं, कुछ 12th पास होती हैं, कुछ ग्रेजुएशन पास होती हैं बच्चों। ठीक है, जो भी बच्चे जिन्होंने 12th पास कर रखा है, जिन बच्चों ने 12th पास कर रखा है वो प्रॉपर तरीके से 12th वाली वैकेंसी भी फिल करेंगे और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो प्रॉपर तरीके से ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी को फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप 12th वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से ये वैकेंसी रहेगी और बहुत अच्छी वैकेंसी है बेटा। मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे में अगर आपकी एनटीपीसी की पोस्ट मिलती है आपको, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अपने पर्सनल सजेशन में आपको यही दूंगा कि आप रेलवे एनटीपीसी में जाना बेटर समझना बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल पोस्ट होती है और बहुत मजेदार बेटा जॉब भी होती है। अगर आपको जिंदगी का अच्छा सफर तय करना है तो बेटा एनटीपीसी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मन लगा के पढ़ो, केवल बैच ज्वाइन करने से बेटा सिलेक्शन नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने बैच परचेज कर लिया, प्रॉपर तरीके से क्लासें पढ़ रहे हो, केवल फॉर्मेलिटी से काम नहीं होता, पढ़ना पड़ता है बच्चों, है ना। इस बात की गारंटी होगी कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो हर सवाल आपकी इस क्लास से निकाल के देंगे हम, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और आप इस बात का पढ़ कर लेंगे कि आप जितना भी क्लास में कराया जाएगा उतना अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसे सही करके आएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से निकल आएगा। 3 से लेकर 4 महीने के समय में बेटा रीजनिंग ऐसी हो जाती है कि बच्चा किसी भी लेवल की रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चे रीजनिंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। जब दोनों लोग मेहनत करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, एसएससी जीडी भी कवर हो जाएगा, उस लेवल की रीजनिंग चलेगी इसमें कि जीडी भी आराम से कवर हो जाएगा बच्चे। जो भी बच्चे एसएससी जीडी के एग्जाम में भी अगर जाना चाहेंगे तो इस एनटीपीसी के बैच से हम जीडी तो इससे छोटा ही होता है, तो जीडी का प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं। आप इस एनटीपीसी के बैच से ग्रुप डी की रीजनिंग कवर कर सकते हो, आप एसएससी जीडी की रीजनिंग कवर कर सकते हो, जितने भी
कांस्टेबल रैंक की रीजनिंग है वो आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि बच्चों एसएससी जीडी सॉरी एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में लॉजिकल आती है, क्योंकि यहाँ सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो पेपर होते हैं, मेंस और प्री। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। सबसे मेन तैयारी में आपके, आप किसी भी कोर्स की तैयारी करते हो तो उसमें सबसे मेन बेटा क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये डिपेंड करता है एक टीचर पर, ये डिपेंड करता है बच्चे एक टीचर पर कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये सबसे मेन मुद्दा होता है। सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे और उसी सिलेक्टेड लिमिटेड चीजों से हम एग्जाम को फाइट करेंगे, ठीक है। आप जितना भी कोर्स क्लास में कराया जाए, जितना भी आपको क्लास में दिया जाए, उतना ईमानदारी के साथ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और ईमानदारी के साथ उसे कवर करते हुए चलेंगे। वादा है मेरा कि एनटीपीसी के एग्जाम में रीजनिंग का बहुत अच्छा स्कोर बनवाऊंगा, ठीक ठीक, एक अच्छा रिजल्ट देंगे और 100% क्वेश्चन रीजनिंग के सही होंगे, ठीक है। रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट भी है, इसमें हम थोड़ी सी मेहनत कर कर हम बहुत अच्छा स्कोर आसानी से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। जी सर, बिल्कुल, जितना कराया जाए उतना समझते जाएंगे, बस इतना साथ आपका चाहिए, बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो, बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो। जितना क्लास में कराया जाए उतना प्रॉपर नोट्स के साथ आप कवर करते चलेंगे, ठीक, और बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। एक एक सवाल आपका एनटीपीसी का आपका क्लास से निकलवा देंगे, ये हम मेहनत करेंगे। आपके पीछे हम और हमारी पूरी बैक टीम जो मेहनत कर रही है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एक एक सवाल आपका क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ लेते हैं रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में, समझ लेते हैं पहले प्रॉपर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या प्रोसेस होगा बच्चे, ठीक है। हाँ, रूपाली कुमारी कहती है सर आपसे ही पढ़ के मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है। तो बेटा रीजनिंग अगर आपने एक बार पढ़ लिया है मेरे से, तो इसका मतलब दोबारा जब रिवीजन करोगे तो पानी की तरह घूमेगा, पानी की तरह बच्चों, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा, डबल बार करने के बाद तो फिर तो रीजनिंग के मास्टर हो जाने चाहिए बेटा आप, ठीक है। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ठीक है, सभी बच्चों के लिए थैंक यू। समझते हैं सिलेबस क्या होता है। मोस्टली सिलेबस सभी जगह पढ़ा होता है, नंबर रैंकिंग आती है बेटा, ठीक है, ठीक, सिमिलरिटी समानताएं होती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी वगैरह के जो टॉपिक होते हैं, सिमिलरिटी देखनी होती है हमें, ठीक। तो ये एनोलॉजी, इसे एनोलॉजी ही बोलते हैं सिमिलरिटी को, जहां पर कभी कभी सिमिलरिटी लिख देता है, कभी कभी एनोलॉजी लिख देता है। ये सारे सीरीज के टॉपिक हुए, क्यूब एंड डाइस के टॉपिक हुए, ये सब सिलेबस है आपका। अर्थमेटिकल रीजनिंग आती है, डेटा सफिशिएंसी आती है, वर्बल फिगर सीरीज भी आती है आपके पास, वर्बल के बाद फिगर क्लासिफिकेशन भी आता है। फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो, वर्गीकरण, आपने नॉन वर्बल में पढ़ी होगी फिगर क्लासिफिकेशन, ये भी सब सिलेबस है ये आपका, ठीक है। तो ये सब सिलेबस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट आता है आपका, क्लॉक कैलेंडर, देखो क्लॉक भी आती है कैलेंडर भी आती है, ये सब आपका प्रॉपर तरीके से सिलेबस है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, स्पेस विजुअलाइजेशन होता है, एनोलॉजी होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, विजुअल मेमोरी होती है, जजमेंट निर्णय होता है, फिगर सीरीज कॉम्प्लिएशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है बच्चों, वो एंड में ईटीसी जरूर लगा के देते हैं। ईटीसी का मतलब होता है कि अभी और सिलेबस भी बाकी है। इसका मतलब है, इस ईटीसी का मतलब है कि आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है बेटा, कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग आपको कंप्लीट रीजनिंग समझनी है। ईटीसी का मतलब बच्चे ये होता है कि आपको कंप्लीट रीजनिंग समझनी है, पूरी रीजनिंग समझनी है। तो आप प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से समझ लो, इतना समझ लो कि रीजनिंग का सर सिलेबस क्या है। रीजनिंग का बेटा सिलेबस क्या है? तो रीजनिंग का बेटा सिलेबस है कि रीजनिंग का सिलेबस है आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, कंप्लीट रीजनिंग ही पढ़नी है बेटा, आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है। क्योंकि ईटीसी वर्ड लगाने का मतलब होता है कि बाकी और भी टॉपिक इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों को ये सिलेबस पता होना चाहिए। इसका मतलब है एनटीपीसी में ठीक ठाक लेवल की रीजनिंग पूछेगा, और ठीक ठाक इसलिए पूछ लेता है क्योंकि इसमें दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस कह सकते हो, या सीबीटी 1 सीबीटी 2 कह सकते हो। कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक, सीबीटी 1 में क्या होता है, देखो सीबीटी 1 लिखा हुआ है, या प्री मेंस भी कह सकते हो, या सीबीटी 1 सीबीटी 2 भी कह सकते हो। इसमें देखो क्या होता है, टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बच्चे, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 सवाल होते हैं, और सभी क्वेश्चन ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सारे बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है बच्चे,
नेगेटिव मार्किंग बच्चे आपकी 1/3 की होगी, 1/3 की। सबसे खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसमें देता है ना। तो बच्चा गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते हो, अगर 3 सवाल गलत तो एक चला जाएगा, एक चला जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक वाली होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी पूछता है। तो 1/3 की बेटा नेगेटिव मार्किंग है, और टोटल आपको 90 मिनट में आपको ये पूरा पेपर करना है बच्चों, ठीक है। तो रीजनिंग का जो वेटेज है बच्चों, इसमें वो 30 क्वेश्चन का वेटेज है। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और 40 क्वेश्चन बच्चे आपके जीएस के मिलेंगे। सबको मिलाकर आपके कितने सवाल बन जाते हैं सर? 100 सवाल बन जाते हैं, सबको मिला के 100 सवाल बन जाते हैं। तो सीबीटी 1 में जो हमारा रीजनिंग रहेगा वो आपका 30 क्वेश्चन का रीजनिंग रहेगा, 30 क्वेश्चन का। इसी तरीके से उसके बाद जब सीबीटी 1 क्वालिफाई कर दोगे तो उसके बाद बच्चे सीबीटी 2 आ जाता है, उसके बाद सीबीटी 2 आ जाता है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्या होता है, यहां 120 सवाल मिलेंगे, यहां पर 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बच्चों, 20 सवाल आपके बढ़ जाएंगे, और 20 सवाल में समय अभी भी यहीं पर 90 मिनट मिलेगा। इसका मतलब सीबीटी 1 में भी 90 मिनट मिलेगा, और सीबीटी 2 में भी 90 मिनट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ओके बेटा, रोशन बेटा बोल दूंगा, ठीक है बेटा, बोल दूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी 90 मिनट मिलेंगे, लेकिन यहां गणित के 35 मिनट, सॉरी मैथ के लिए 35 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 35 मिलेंगे, और जीएस के बेटा यहां पर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन जीएस में बढ़ेंगे, और 5-5 आपके प्रॉपर तरीके से उसमें बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपके 120 क्वेश्चन आपके 90 मिनट में मिल जाते हैं। 120 क्वेश्चन बेटा आपको 90 मिनट में दिए जाते हैं। तो ये आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट था। जब तक ये दोनों एग्जाम पास नहीं होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तब तक आप प्रॉपर तरीके से आप ये मान के चलो सिलेक्शन के नजदीक नहीं पहुंच सकते। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आपको अभी से और आज से ही सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए पढ़ना है। सिलेबस दोनों के लिए लगभग समान है, कोई अंतर नहीं है। वही सिलेबस सीबीटी 1 में आएगा, वही सिलेबस सीबीटी 2 में आएगा, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए डे 1 से, फर्स्ट डे से ही हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी एक साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि पहले सीबीटी 1 के लिए अलग से पढ़ेंगे, फिर सीबीटी 2 के लिए अलग से पढ़ेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं होता बेटा, ठीक है। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे बेटा दानिश, एक साथ पढ़ेंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए हम एक साथ पढ़ेंगे और एक ही लेवल से पढ़ते हुए चलेंगे। आप भी उस लेवल से पढ़ोगे कि सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हो, उसके साथ साथ सीबीटी 2 भी क्वालिफाई हो। सीबीटी 2 में क्या होगा बेटा, थोड़े से लॉजिकल सवाल पूछ लिए जाएंगे। जानते हो सभी बच्चे, प्री में थोड़े से नॉर्मल सवाल पूछेगा, तो जब मेंस की तरफ जाते हैं तो थोड़े से लॉजिकल सवाल पूछ लेता है बच्चे, क्योंकि वहां ठीक ठाक बच्चे छटके जाएंगे। तो सीबीटी 2 में आपको थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, तो लॉजिकल क्वेश्चन के साथ साथ हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम रीजनिंग शुरू कर लेते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग शुरू करते हैं बेटा। और आज का जो पहला टॉपिक होगा बच्चा रीजनिंग का, वो शुरुआत होगी डाइस से, है ना बच्चों। तो शुरुआत किससे करेंगे बच्चे, हम डाइस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, पासे टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं सर रीजनिंग कैसे बनती है, रीजनिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनती है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूं। रीजनिंग बच्चों क्या होता है, रीजनिंग 2 पार्ट में बनती है। रीजनिंग बच्चे 2 पार्ट में बनेगी। चीजें बेसिक से समझना बेटा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल से। और आपको वो लेवल टच करा दिया जाएगा कि एक भी सवाल आपके बाहर नहीं चलेगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे चीजों को, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, विद ट्रिक चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चलेंगे। रीजनिंग बच्चे 2 प्रकार की होती है, ये सभी बच्चों को पता होगा जिन्होंने भी पढ़ा होगा। एक रीजनिंग होती है वर्बल, और एक रीजनिंग होती है बच्चे नॉन वर्बल। एक रीजनिंग बच्चे कौन सी होती है, नॉन वर्बल। ये 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, ये हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाषिक, जो सिर्फ भाषा से नहीं बोला जा सके। इसका मतलब होता है फिगर वाले सारे सवाल, है ना। फिगर का मतलब होता है बेटा आकृतियों वाले सवाल। तो जो भी सवाल आकृतियों वाले होते हैं वो आपके सभी नॉन वर्बल का कॉन्सेप्ट होते हैं। और वर्बल का मतलब होता है भाषिक, मौखिक जो बोली जाती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक, कैलेंडर हुआ, ठीक, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, वेन डायग्राम हुआ, स्लॉग हुआ, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो 2 प्रकार की रीजनिंग आपकी प्रॉपर तरीके से बनती है। एक वर्बल का पार्ट होता है,
एक नॉन वर्बल का पार्ट होता है। और आपने देखा भी होगा आजकल की मार्केट में जो बुकें आती हैं वो वर्बल की अलग और नॉन वर्बल की अलग अलग बुकें भी आती हैं, कुछ बुकें कंबाइंड भी होती हैं। तो दो प्रकार की रीजनिंग बनती है, बेसिकली सभी बच्चे जानते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल बच्चों, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम सबसे पहले वर्बल से सवाल की शुरुआत करेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग होगी बच्चों, जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो वर्बल टॉपिक से होगी, वो वर्बल टॉपिक से होगी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग को वो वर्बल से स्टार्ट करेंगे, यहां से सवाल की शुरुआत होगी। पहले हम वर्बल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंड में जाके हम नॉन वर्बल कंप्लीट करेंगे। बेसिकली सारी बातें समझ में आ गई। मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चल रहा हूं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें एनटीपीसी के एग्जाम में जाना है। बिल्कुल सभी बच्चों की प्लानिंग होनी चाहिए बेटा। प्लानिंग कैसी, जैसे आपने देखा होगा जब T20 का वर्ल्ड कप होता है या कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो पूरी टीम की प्लानिंग होती है कि फाइनल में हमें क्या करना है। खिलाड़ी सब कुछ सबको खेलना आता है। रोहित शर्मा हुआ, विराट कोहली हुआ, सारे 11 के 11 के क्या सभी खिलाड़ियों को चेक कर लो, बहुत अच्छा खेलते हैं सभी, लेकिन प्लानिंग फिर भी करते हैं प्रॉपर। तो खेलना एक अच्छी अलग बात है, प्लानिंग एक अलग मैटर होती है। तो हमें मान लो सब कुछ आता भी है, फिर भी हम प्लानिंग के साथ ही एग्जाम में जाएंगे। प्रॉपर प्री प्लान होना चाहिए कि हमें कितने मिनट किसको देने, कितने मिनट किसको देने, कहां पर कितना स्कोर निकालना है। विद सिलेबस और विद प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हम चलेंगे। सर सिलेबस बता दीजिए। अमन बेटा सिलेबस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्लास में आप लेट आए होगे, दोबारा से देख लेना। सबसे पहले मैंने सिलेबस ही पूरा डिस्कस किया बेटा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम वर्बल को पढ़ेंगे और वर्बल के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर लेते हैं। तो आज जो आपकी शुरू होगी रीजनिंग, आप बच्चे आज जो हम रीजनिंग शुरू करेंगे वो रीजनिंग बेटा कहां से शुरू करेंगे, वर्बल से, वर्बल टॉपिक से शुरू करेंगे। आज जो रीजनिंग शुरू होगी वो वर्बल शुरू होगी, वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग का टॉपिक नंबर 1 जो होगा बच्चे, टॉपिक नंबर जो 1 होगा, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो आपका होगा टॉपिक नंबर 1, डाइस, जिसको हम पासा बोलते हैं, जिसको बेटा हम पासा बोलते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है और यहां से हर बार एक सवाल निकलता है। यहां से हर बार आप सीबीटी 1 में जाएंगे तो भी सवाल मिलेगा और सीबीटी 2 में जाएंगे तो भी सवाल मिलेगा बच्चे, है ना। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हर एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत मायने रखता है और ये बहुत आसान सवाल होता है। सीबीटी 1 में अगर सिंपल सवाल पूछ भी लिया तो, लेकिन सीबीटी 2 में बेटा हमेशा याद रखना थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछेगा, थोड़ा सा लॉजिकल। तो एक से एक लॉजिकल सवाल को भी हम बातों ही बातों में सॉल्व करेंगे, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि कोई सा भी टॉपिक हो, हर टॉपिक अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है। तो सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक के नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जितनी अच्छी तरीके से अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लोगे तो वो नोट्स आपके रिवीजन में बहुत काम आते हैं। कोई भी चीज लाइटली नहीं लेंगे। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में नोट्स नहीं बनाता, सिंपल चीजें चलो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और रीजनिंग को तो बहुत सिंपल समझ लेता है कि सर रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, क्या करने की जरूरत है, सब एग्जाम में डायरेक्ट कर लेंगे। इसी गलत फहमी की वजह से एग्जाम में 2-4 सवाल वो गलत कराता है। और 4 सवाल कम होने का मतलब समझ रहे हो, आप हजारों बच्चे नीचे आ चुके हो, एक नंबर से हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके तो 4-5 गलत हो जाएंगे। तो कभी अपने आप में ये भ्रम नहीं पालना कि रीजनिंग बहुत आसान होती है, रीजनिंग बहुत आसान होती है और उस आसान रीजनिंग को हम एग्जाम में आसानी से कर लेंगे, ये भ्रम नहीं पालना, ठीक है बेटा। राज, रीजनिंग जो आपको कराई जाएगी वो रीजनिंग बेटा, मेरा नाम आपको बताया होगा, आपको मेरा नाम नहीं पता बेटा है, हाँ? सबसे पहले ही लिखा था प्रवीण सर। रीजनिंग जो आपकी कराई जाएगी वो प्रवीण सर के द्वारा कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पोस्टर पर लगा था बेटा, मेरा नाम भी लिखा होगा वहां पर, ठीक है। तो रीजनिंग हम यहां से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। नोट्स बनाते हुए सारे बच्चे चलेंगे, सारे बच्चे बेटा नोट्स बनाते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, हर सवाल बातों ही बातों में क्लियर होगा। बस जितना कराया जाए उतना समझते रहना। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना, रीजनिंग में कभी गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये एनटीपीसी तो छोड़ो, ये एनटीपीसी तो एक नॉर्मल एग्जाम हो गया। मैंने आपको एक बात बोली, अगर सही तरीके से एक बैच को पढ़ लोगे रीजनिंग का तो आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, आप हर एग्जाम की रीजनिंग को क्वालिफाई करके आओगे। इतना कंटेंट हम आपको दे देते हैं और इतनी प्रैक्टिस हम आपको करा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। टॉपिक नंबर 1,
डाइस की शुरुआत करते हैं, जिसको बच्चे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। और पासा सभी बच्चों ने जाना होगा और समझा होगा, नहीं जाना होगा तो सामने देख लो बेटा। पासे की कहानी कुछ ये होती है, ये हमारा पासा होता है। और इस पासे की कहानी कैसे समझते हैं इसको भी जान लेते हैं। ये हमारा पासा होता है। देखो, क्यूब का जो फिगर होता है बिल्कुल वही डिजाइन हमारे पासे की होती है। क्यूब और डाइस दोनों लगभग एक सी फिगर होते हैं। क्यूब में क्या करता है, कलर करने के बाद काटता है। पासे में क्या करता है, नंबर लिखे जाते हैं। तो किसी भी पासे में जब हम बनाते हैं किसी भी पासे को, तो हमेशा याद रखो केवल 3 नंबर दिखाई देते हैं। 3 नंबर, 1 2 3, बाकी 3 साइडें छुप जाती हैं। टोटल साइड कितनी होती है बच्चे, 6। टोटल साइड बच्चे कितनी होती हैं, 6 साइड होती हैं। उन 6 साइड में बच्चे आपकी 3 साइडें दिखती हैं, बाकी 3 साइडें बेटा आपकी गायब हो जाती हैं, है ना। तो जो 3 साइड गायब होती हैं, उन्हीं 3 साइडों के बारे में आपको पता करना होता है। हाँ बेटा, पीडीएफ डेली आपको क्लास के साथ, बेटा डेली आपको क्लास के साथ आपको एक डीपीपी दी जाएगी। उस डीपीपी में डेली 10 से लेके 15 सवाल मिलेंगे। 10 से लेके 15 सवाल डेली मिलेंगे डीपीपी के थ्रू। और जो क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चे, वो क्वेश्चन अलग होंगे। उसके साथ साथ डेली आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन की डीपीपी मिलेगी। वहां से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस टाइप को कराया जाएगा उसी टाइप की प्रॉपर तरीके से डीपीपी मिलेगी, जिससे आप टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चों आपको एक कंप्लीट सीट और मिलेगी, प्रैक्टिस सीट जिसे बोलते हैं हम। कंप्लीट सीट और मिलेगी जिसमें लगभग 100 सवाल होंगे। और 100 सवाल की जो कंप्लीट सीट होगी वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मिल जाया करेगी बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ग्रुप डी भी कवर हो जाएगा। एनटीपीसी के सिलेबस से आपका ग्रुप डी भी आसानी से कवर हो जाता है, क्योंकि एनटीपीसी का मतलब आप प्री और मेन 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक तरीके से 2 एग्जाम की साथ साथ तैयारी कर रहे हो। और इससे हम आसानी से ग्रुप डी भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट भी निकलवा सकते हो, जाके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक। तो जो आपको डीपीपी मिलेगी वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। आप जाकर कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। डीपीपी के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिस सीट भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। पर डे से क्वेश्चन मिलेंगे, वो अलग होंगे। उसके साथ साथ डेली आपको पर डे क्वेश्चन के साथ साथ आपको डेली आपको पर डे डीपीपी के साथ साथ एंड में आपको कंप्लीट सीट भी दी जाएगी, ठीक है बच्चों। ये 3 हमेशा मिलेंगे। टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, डीपीपी डेली मिलेगी और कंप्लीट सीट बाद में मिलेगी। इतनी तैयारी कर लेंगे ना, इतनी प्रैक्टिस कर जाएंगे ना, तो हर एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस के साथ किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी कोई सी बुक आप अपने मन से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बच्चे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, इस सीरीज को भी शुरू कर लेते हैं। सवाल कहता है कि डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। अब थोड़ा बेसिक समझ लेंगे बच्चे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं डाइस को, और बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं बच्चों। उन 6 नंबरों में आपको कोई 3 नंबर दिखेंगे, 3 गायब हो जाते हैं। जो भी 3 नंबर गायब हो जाते हैं वो हमेशा इन तीनों के अपोजिट होते हैं। जैसे टोटल नंबर कितने यूज होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर होते हैं। एक पासे में 6 फलक होती हैं, 6 साइड होती हैं, तो हर साइड पर 1 नंबर लिखा जाता है। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो उसी रूम को डाइस मान लो। तो एक छत होती है टॉप, तो एक नीचे बॉटम होता है। छत के ऊपर बॉटम होगा बेटा, टॉप पर ऊपर छत होगी तो सबसे नीचे बॉटम होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सामने वाली दीवार के अपोजिट पीछे वाली दीवार हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। राइट साइड पे जो दीवार होगी उसके सामने अपोजिट हमेशा लेफ्ट वाली हो जाएगी। तो राइट लेफ्ट वाली दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो टोटल 6 साइड होती हैं और 6 साइड में 6 नंबर लिखे जाएंगे। हर साइड पर 1 नंबर लिखा जाता है। आपने लूडो खेली होगी, पासा खेला होगा, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी खेला होगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से डाइस को समझते होंगे। 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। कोई नंबर डबल नहीं हो सकता, हर नंबर एक ही बार होता है और एक साइड पर 1 नंबर होता है। तो सवाल अगर नंबर के ऊपर बनेगा तो 6 नंबर होंगे। कभी कभी अल्फाबेट के ऊपर होगा तो MNOPQR, तो भी 6 ही अल्फाबेट यूज करेगा। कभी कभी सिंबल के ऊपर भी बनेगा, हैज, कॉपीराइट, @ पाई, स्टार बराबर, तो भी बच्चे 6 ही होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन चाहे नंबर के ऊपर बने, चाहे अल्फाबेट के ऊपर बने, चाहे सिंबल के ऊपर बने, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिसका भी यूज करेगा हम उसी के ऊपर सवालों को बना लेंगे, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने बहुत सारे एग्जामों में
कभी कभी नंबर नहीं देता, अल्फाबेट दे देता है, सिंबल दे देता है। तो कॉन्सेप्ट सबके एक ही हैं, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे सिंबल हो, सबके कॉन्सेप्ट एक ही हैं, कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है। तो समझ लेते हैं, 1 2 3 नंबर आपको जब भी हम किसी डाइस को बनाते हैं तो 3 नंबर दिखते हैं, बाकी के 3 नहीं दिखते। जो नहीं दिखते वही इनके अपोजिट होते हैं। जैसे मैं बोलूं सर 3 टॉप पर है, अगर 3 टॉप पर लिखा है तो 3 का अपोजिट सबसे नीचे वाला नंबर होगा, क्योंकि 3 को हमने कहां लिखा है, छत पर, टॉप पर। अगर 3 टॉप पर गया तो 3 का अपोजिट कहां होगा सर, बॉटम, नीचे वाला नंबर होगा। अब हमको नहीं पता सर, यहां दिख ही नहीं रहा, तो 3 का अपोजिट सबसे नीचे होगा जो आपको नहीं शो हो रहा, 1 का अपोजिट सबसे पीछे होगा जो आपको नहीं शो हो रहा, और 2 का अपोजिट सबसे साइड में होगा जो आपको नहीं शो हो रहा बच्चों, जो आपको नहीं शो हो रहा। तो अपोजिट नंबर कभी भी शो नहीं होते, विपरीत नंबर बच्चे कभी भी शो नहीं होते। सिंपल सी बात बेटा, 3 का अपोजिट नीचे होगा, 1 का अपोजिट पीछे होगा, 2 का अपोजिट साइड से होगा। हमेशा अपोजिट नंबर कभी शो नहीं होते, विपरीत नंबर बेटा कभी भी शो नहीं हो सकते। 1 2 3 दिए हैं तो इनका अपोजिट जो बच गए नंबर 4 5 6, वो कौन कहां होगा हमको नहीं पता, हमको बस वही पता करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा 4 तरीके के बनेंगे। क्वेश्चन बच्चे डाइस में 4 तरीके के सवाल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं समझ लेते हैं बेटा। डाइस में जो क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल 4 केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। चारों केस को समझा देता हूं बेटा मैं आपको। ये 1 2 3 ये हमारा डाइस है, ये हमारा प्रॉपर डाइस है। और डाइस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 तरीके से बनते हैं। टाइप नंबर 1 में एक सिंगल डाइस के ऊपर सवाल बनते हैं, सिंगल डाइस में। टाइप नंबर 2 में 2 पासे के ऊपर सवाल बनेंगे। जब आपको सामने 2 पासे दिए होंगे ऐसे सवाल पूछ सकता है बेटा आपसे। ठीक है। टाइप नंबर 3 में मोर देन 2 डाइस जिसे बोलते हैं, मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे के ऊपर सवाल बनेंगे। चीजें समझते रहे ना बेटा, 2 से अधिक पासे का मतलब होता है कि आपको 2 से ज्यादा पासे बना के देगा। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और चौथा और अंतिम केस बनता है ओपन डाइस, जिसको हम खुला हुआ पासा बोलते हैं, खुला हुआ पासा बोलते हैं। ये 4 तरीके के सवाल बनते हैं। हमें एक एक करके बच्चे चारों तरीके के क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके चारों तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक टाइप प्रॉपर समझाऊंगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये आपका सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 हुआ और सीबीटी 2 हुआ, ये दोनों के लिए कवर होगा, ये दोनों के लिए बच्चे कवर हो जाएगा। हमारा सीबीटी 1 भी कवर होगा, सीबीटी 2 भी कवर होगा। अगर हम ये चारों टाइप ढंग से पढ़ लेंगे तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हम दोनों कवर कर लेंगे बड़ी आसानी से। मैं आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को कवर कराते हुए चलूंगा, जिससे आप एग्जाम में जब भी जाएं तो आपको वहां पर ये नहीं कि सीबीटी 1 पास हो गया तो सीबीटी 2 के लिए कहां से मेहनत करेंगे। प्रॉपर तरीके से दोनों पास होंगे, दोनों के लिए हम एक साथ पढ़ के चलेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होते चले जाए बेटा। ठीक है, गुरुजी बुक कौन सी लें? बेटा बुक की जरूरत अभी नहीं है बेटा, बता देंगे बुक कौन सी लेंगे। ओपन डाइस सर, ओपन डाइस का मतलब होता है बच्चे खुला हुआ पासा। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला हुआ पासा, ऐसा फिगर जिसमें सभी के सभी नंबर आपको दिखाई देते हैं, सारे के सारे नंबर आपको दिखाई देते हैं। ये आपका ओपन डाइस होता है, जिसमें लिख दिया ABC और DEF। ये आपका खुला हुआ पासा होता है। कैसे कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझा दिए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से बेटा आपको समझा दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको एक एक तरीके से मैं सारी चीजें समझाऊंगा, तो चीजें अभी यहां तक समझेंगे तो कभी भी डाइस के सवाल बनेंगे तो वो 4 तरीके के बनते हैं। आप ऐसे समझ लो, डाइस के क्वेश्चन 4 तरीके के निकलेंगे। टाइप 1 आपको सिंगल डाइस के ऊपर सवाल बनेगा, डबल डाइस के ऊपर सवाल बनेगा, मोर देन 2 पे सवाल बनेगा और ओपन डाइस पे सवाल बनेगा। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में जो टाइप 1 चलेगी वो 2 पासे वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इन सवालों को डिस्कस करेंगे। अब बोलोगे सर 2 पासे वाले सवाल सबसे पहले क्यों करा रहे हो, पहले वाला टाइप क्यों नहीं करा रहे हो? उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि यही रूल सब जगह चलते हैं, तो हम सबसे पहले उन चीजों को पढ़ते हैं जिससे पूरा टॉपिक चलता है। ठीक, तो सबसे बेस होता है जो इस टॉपिक का, वो टाइप नंबर ये 2 वाला केस होता है, ये बेस होता है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बेस पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, उस बेसिक से ही प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो पढ़ाना एक अलग चीज होती है और एक क्रम से पढ़ाना एक चीज अलग होती है। सिस्टम से पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं। यही चीज मैं उल्टी सीधी कराना शुरू कर दूं कि किसी एक सवाल इसका, एक सवाल इसका, एक सवाल उसका, एक सवाल इसका, तो किसी बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। यही टॉपिक बहुत हार्ड हो जाएगा।
और किसी हार्ड टॉपिक को अगर सरल बनाना है, इजी बनाना है, तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि उसे सिस्टम से पढ़ना शुरू कर दो। सिस्टम से पढ़ना शुरू कर दो कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। कभी जिंदगी में टॉपिक टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। टफ से टफ टॉपिक भी आसान हो जाएगा। तो ठीक, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 को। जब आपके सामने 2 पासे दिए होंगे तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो टाइप नंबर 1 शुरू करता हूं। टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं और टाइप नंबर 1 में समझते हैं 2 पासे वाले सवाल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो 2 पासे वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिंदगी में बच्चे कभी भी 2 पासे वाले सवाल आएंगे तो आज के बाद गलत नहीं होने चाहिए। आज के बाद बच्चे वो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी बच्चे के। 2 पासे वाले क्वेश्चन हमेशा 2 कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। मैं एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैंने आपके सामने 2 पासे दिए, मैंने आपके सामने 2 पासे दिए। ये समझते रहना, ये जो अभी सामने बना रहा हूं ये सबसे मेन है, ये पूरे टॉपिक का बेस है और इसी पर पूरा टॉपिक चलेगा। 10 मिनट की क्लास अब डाइस का बेसिक है और यही बेसिक से प्रॉपर तरीके से हम पूरी चीजें समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखा बेटा मैंने 1, यहां लिखा बेटा 2, यहां लिखा बेटा 3, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिखा बेटा 6 और सबसे पहले दे दिया मैंने 1 डिजिट कॉमन। 1 डिजिट कॉमन। रूल नंबर 2, सेकंड रूल हमने बोला 2 डिजिट कॉमन। 2 डिजिट कॉमन, 2 अंक समान हो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। यहां 2 अंक समान कर देता हूं। 4 5 3, 3 4 6, ये 2 कॉन्सेप्ट बनाए। अब दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे बेटा। 2 डिजिट कॉमन का मतलब होता है 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। ठीक है बच्चों, 1 डिजिट का मतलब होता है 1 अंक समान हो, 1 अंक समान हो, यहां लिख देता हूं 1 अंक समान हो। ये कॉन्सेप्ट चलता है, चीजें समझना बेटा। 2 अंक समान हो और 1 अंक समान हो। किस तरीके कॉपी में नोट्स करें, बिल्कुल बेटा नोट करते हुए चलेंगे सारे बच्चे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जितनी हैंड राइटिंग से आप अपने नोट्स जितने अच्छी तरीके से बना लोगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को उतनी अच्छी तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, नोट्स वाला काम खुद ही किया करो, क्योंकि अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। जिस जिस चीज की जरूरत है आपको नोट करने की, वो सारी चीजें नोट करते चलते सारे बच्चे चलेंगे। कोई भी ये नहीं कि सर ये कोई नहीं पीडीएफ मिल जाएगी हम उसमें से देख लेंगे, ये नहीं काम करेंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। नोट्स बना के चलेंगे तो आप अपने हैंड राइटिंग से चीजें लिखोगे तो वो हैंड राइटिंग वाली चीजें आगे बहुत ज्यादा काम में आएंगी। जब हम पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको ये नोट्स बहुत स्पीड से आपका रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन करने के लिए ये नोट्स ही काम आते हैं बच्चे, ये नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है, तो चीजें समझते हैं। 1 डिजिट कॉमन एंड 2 डिजिट कॉमन। तो मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब भी आपके सामने 2 पासे हों, जब भी बेटा आपके सामने 2 पासे आए तो हमेशा याद रखो 2 ही कॉन्सेप्ट बनेंगे। कौन कौन से? या तो कोई 1 डिजिट कॉमन होगी या कोई 2 डिजिट कॉमन होगी। पहले थोड़ी सी चीजें और समझा देता हूं फिर आपके बताता हूं। जब भी आपके सामने 2 पासे वाले सवाल आएंगे बच्चे, 2 पासे वाले सवाल आएंगे तो हमेशा याद रखो 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके। 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट बनता है सर 1 अंक समान होगा, 1 अंक समान, 1 अंक समान होगा, समान हो। 1 अंक समान का मतलब होता है बच्चे 1 डिजिट कॉमन, 1 डिजिट कॉमन। पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चे ये बनता है। दूसरा बनता है बच्चा कॉन्सेप्ट 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, इसका मतलब होता है 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन। चीजें समझना, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं। जिंदगी में कभी सवाल गलत नहीं होगा आज के बाद, बस 5 मिनट की क्लास और देख लो। और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है नो कॉमन, कुछ भी समान नहीं हो, नो कॉमन। नो कॉमन का मतलब है कोई अंक समान ना हो, कोई अंक समान न हो।
तो उसको हम नो कॉमन बोलते हैं। यही 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे बेटा, यही 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो जब भी आपके सामने 2 पासे दिए हों, 2 डाइस दिए हों, तो इनमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो हमेशा ये 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। 1 डिजिट कॉमन, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट। या तो कोई एक अंक समान होगा, या कोई 2 अंक समान होंगे, या कोई अंक समान नहीं होगा। कभी जिंदगी में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि तीनों अंक समान हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तीनों समान हो गए तो दोनों फोटो एक से हो जाएंगे, ऐसा कभी जिंदगी में पॉसिबल है नहीं। तो 2 ही कॉन्सेप्ट सबसे मेन है। एक तो 1 डिजिट कॉमन का कॉन्सेप्ट हम यहां कर लेंगे, 2 डिजिट कॉमन का कॉन्सेप्ट हम यहां कर लेंगे, और जब कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो वो कॉन्सेप्ट सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट सिंगल डाइस से बनता है, तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सर क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे, बिल्कुल बेटा, जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कराई जाएगी बच्चे। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर बेटा 1 डिजिट कॉमन हो, अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आए कि जब भी 2 पासे दिए हो, एक नॉलेज और दे देता हूं उससे पहले बेटा, एक क्वेश्चन में हमेशा एक ही पासा आता है। अगर आपको कभी 2 पासे दिखे एक क्वेश्चन में, बहुत बेसिक जानकारी सुनना, एक क्वेश्चन में अगर आप बेटा एक पासा देखते हैं, या 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, कितने भी पासा देखें, कितने भी पासे देखें, तो हमेशा बेटा याद रखना वो एक ही पासे के फोटो होते हैं। लवकुश कुमार सर तेजी से चलो सर, बेटा अभी स्पीड एकदम मत पकड़ो, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, धीमे धीमे जरूरत पड़ेगी तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा बच्चे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। लवकुश थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आप थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हो तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, धीमे धीमे स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके एग्जाम में बच्चों एक अंक समान हो, एक से ज्यादा पासे दिए हो, तो वो सब एक ही पासे के फोटो होते हैं। जैसे मैंने आपके अपने सामने एक पासा लिया, इस पासे के 2 फोटो ले लिए, एक फोटो 2 फोटो, 2 फोटो लगा दिए, तो एक क्वेश्चन में एक ही डाइस होता है, एक क्वेश्चन में एक ही डाइस होता है। हम एक ही डाइस के अलग अलग फोटो लगा देते हैं, अलग अलग फोटो लगा देते हैं, चाहे 2 फोटो लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे बेटा 2 फोटो ले लो, एक फोटो इधर से खींचो तो ये वाला एंगल दिखेगा, एक फोटो इधर से लोगे तो ये वाला एंगल दिखेगा, सीधी सी बात। ऐसे किसी पासे के हम कितने भी फोटो लेके लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक ही डाइस आता है, एक से ज्यादा डाइस नहीं आते बेटा, ठीक है। ठीक, तो एक अंक समान का मतलब है, कौन सा अंक समान है सर? 3 समान है, चेक कर लो। 1 डिजिट कॉमन, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी 2 पासे वाले सवाल आए, आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ 2 पासे वाले सवालों पर डिस्कशन करेंगे, 2 से ज्यादा कम बाद में चलेंगे, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। तो अगर किसी पासे में 2 पासों में अगर हम जब भी सॉल्व करने जाएं, तो सबसे पहले ये देखा करो दोनों में कॉमन क्या है। कभी भी आज के बाद जिंदगी में कभी भी 2 पासे दिखें, पहला काम क्या करना है, कॉमन देखना है, कुछ कॉमन है या नहीं। अगर नंबर होंगे तो नंबर में कॉमन होगा कुछ ना कुछ, लेटर अल्फाबेट होंगे तो अल्फाबेट में कॉमन होगा, सिंबल होंगे तो सिंबल में कॉमन होगा, कुछ भी लिखा हो सबसे पहले कॉमन देखो। कॉमन क्या मिला? 3। क्या 3 के अलावा कुछ और कॉमन है? आप बोलेंगे सर नहीं कॉमन है, तो पहला रूल लगा दो। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी कभी 1 डिजिट कॉमन हो, कोई एक अंक समान हो, तो रूल ये कहता है कि समान अंक से क्लॉकवाइज घूम जाओ। जो अंक समान होगा उसी समान अंक से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और उसका आंसर हम आसानी से पता कर लेंगे। क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो सर घूम जाओ, जो समान होगा वहां से सवाल की शुरुआत होगी। तो कॉमन कौन है? 3, तो स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 1 2, 3 1 2 लिख देंगे। इस 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 4 6, और उसी के नीचे 3 4 6 लिख देंगे। 3 4 6 लिख दिया। बात सभी को समझ में आई? चीज समझना बेटा, जो नंबर कॉमन होगा उसी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, घूमो क्लॉकवाइज। पहले में क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो 3 1 2, तो 3 1 2 लिखा। दूसरे में क्लॉकवाइज घूमो, 3 4 6, 3 4 6 लिखा। रूल कहता है कि जो नंबर जिसके नीचे लिख जाता है वो नंबर उसी का विपरीत हो जाता है। 2 का विपरीत पूछे तो हम बोलेंगे सर 6 होगा, और 6 का विपरीत पूछे तो सर 2 होगा, सर 1 का विपरीत पूछे तो सर 4 होगा, और 4 का विपरीत पूछे तो सर 1 होगा। 3 का विपरीत पूछे तो कभी गलती से 3 मत बता देना।
मैंने आपको एक बात समझाई थी क्या, मैंने एक बात बोली थी क्या, कि कभी एक पासे में डबल नंबर नहीं आ सकता, डबल नंबर नहीं आ सकता, एक नंबर एक ही बार आता है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा। सर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा सर इसमें, सर 1 दिख गया, सर 2 दिख गया, सर 3 दिख गया, सर 4 दिख गया, सर 5 नहीं दिख रहा, 5 रूठ गया है सर, 5 गायब हो गया है, 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो जो नहीं दिख रहा वही नंबर बच्चे कॉमन का विपरीत हो जाता है। तो 3 का विपरीत बच्चे 5 हो गया। जो रूठ गया, जो नहीं दिख रहा, जो रूठ गया नंबर, वही नंबर कॉमन के विपरीत हो जाता है। तो 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3 होगा। सारे आंसर निकल आए। चरणजीत सिंह रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, टेंशन मत लो, आज के बाद अब कभी इसके बाद किसी से रीजनिंग पढ़ोगे भी नहीं, इतनी रीजनिंग करा दी जाएगी। तो चीजें समझ में आ गई बेटा, चीजें समझ में आ गई बेटा, कि जो नंबर जिसके नीचे आ जाएगा। अब सवाल में पूछे 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 5, 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 3, खत्म। 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 4, 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 1, खत्म। 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 6, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 2, खत्म। एक बार में ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, एक बार में ही बच्चे चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या करना है, जो कॉमन नंबर होगा उसी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाना है और सारे विपरीत निकल आते हैं। बात सभी को समझ में आई। 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 1 2, 3 1 2 लिखा। 3 कॉमन है, 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 4 6, उसी के नीचे 3 4 6 लिखा। रूल कहता है जो नंबर जिसके नीचे होगा वो नंबर उसी का विपरीत होता। ये हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है बच्चे कि जब 2 अंक समान हो, 2 डिजिट कॉमन, चेक करो दोनों में क्या कॉमन है। हम बोलेंगे सर 3 कॉमन है, कलर चेंज कर लें, हम बोलेंगे सर 3 कॉमन है, ठीक है सर। और सर 4 कॉमन है, ठीक है सर। 3 4 3 4 कॉमन है। जब 2 अंक समान हो, 2 डिजिट कॉमन हो, तो रूल कहता है बच्चों कि दोनों को एक दूसरे से काट दो। 3 4 से 3 4 काट दो। यहां क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे भाई, यहां तो एक नंबर कॉमन था, तो 1 डिजिट कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर 2 डिजिट कॉमन हो तो दोनों को काट दो। अब क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते। अब क्लॉकवाइज किससे घूमोगे, 3 से घूमे या 4 से घूमे, 2 नंबर कॉमन है, चीटिंग हो गई। अब 3 से घूमूंगा तो 4 बुरा मान जाएगा, 4 से घूमूंगा तो 3 बुरा मान जाएगा भाई, है। तो जब 2 कॉमन हो, 2 कॉमन हो तो कभी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, दोनों को काट देते हैं, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं। तो 5 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत बेटा 5 होगा। जो भी नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सवाल में पूछे 5 का विपरीत बताओ तो बोल देना 6 होगा, 6 का विपरीत बताओ तो बोल देना 5 होगा। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा, यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। खत्म सवाल। बात सभी को समझ में आई। अब 2 आंसर तो निकाल लिए, 5 का 6, 6 का 5, लेकिन पूछ लिया 4 का तो क्या करेंगे, पूछ लिया 4 का तो क्या करेंगे। तो सुनना, मैंने आपको क्या बोला कि एक एक नंबर के बारे में बता के जाऊंगा, चाहे एनटीपीसी पूछे या नहीं पूछे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए चाहे सीबीटी 2 में आए, सवाल का एक एक सवाल का जवाब देके जाएंगे। सुनो, टोटल पासे में नंबर होते हैं 6। अगर हमारे पास 6 के 6 नंबर में जानकारी, अगर हमको 6 के 6 नंबर में जानकारी है तो हम हर सवाल का आंसर इजीली बता सकते हैं। चाहे एनटीपीसी आ जाए, चाहे बेटा कोई भी लेवल आ जाए, किसी का भी जवाब पूछेगा हम बता देंगे। तो बाकी की नॉलेज कैसे निकालते हैं वो भी जानते हैं। देखो 3 4 से 3 4 काटने के बाद जो भी नंबर रिमेनिंग बचेंगे 5 और 6, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 5 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 5 होगा। कर सकते हैं सर, आ रहा हूं सर, 1 मिनट में आ रहा हूं, थोड़ा सा कम कम कम। तो 5 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत बच्चे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बच्चे अगर आपको बाकी के नंबर में जानकारी करनी हो, बाकी के नंबर में बेटा जानकारी करनी हो, तो एक रूल तीसरा और होता है। रूल नंबर तीसरा और होता है, ये ब्रह्मास्त्र होता है, इसे कहीं पर भी लगा दो। ये रूल नंबर 3 क्या कहता है कि समान अंक, ऊपर लिख देता हूं, समान अंक के विपरीत बच्चे हमेशा छुपा हुआ अंक होता है, हमेशा छुपा हुआ अंक होता है, छुपा हुआ अंक होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको कहीं पर भी लगा दो। देखा होगा आपने रामायण में, जब कोई काम नहीं करता तो हम ब्रह्मास्त्र छोड़ देते थे, हैं?
जब कोई भी रूल काम नहीं करता, जब सारे दिमाग फेल हो जाएं, तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। तो बाकी के नंबर के बारे में जानकारी देने के लिए रूल नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी। समान अंक का मतलब होता है बेटा कॉमन नंबर, कॉमन नंबर, और छुपे हुए अंक का मतलब होता है हिडन नंबर, हिडन नंबर। तो कॉमन नंबर के अपोजिट हमेशा हिडन नंबर होगा। इस रूल से दुनिया का हर सवाल निकलता रहेगा। देखो 5 का विपरीत 6 होगा, 6 का 5 होगा, एग्जैक्ट आंसर 2 होंगे बस, बाकी 4 आंसर यहां में आएंगे। कैसे? दोनों में समान क्या है? 3 4, तो 3 4 समान होगा, तो आगे लिख दो 3, पीछे लिख दो, आगे लिख दो 4। समान अंक एक तरफ, इनके विपरीत बेटा क्या होंगे? छुपे हुए अंक। इनके विपरीत क्या होंगे? छुपे हुए अंक। तो 3 और 4 हमने एक तरफ लिखा, इनके विपरीत जो होंगे वो हमेशा वो नंबर होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो नहीं दिख रहे। कौन कौन से नंबर गायब हैं? जो रूट कर चले गए। कौन कौन से नंबर गायब हैं? जो रूट कर चले गए, जो दिखाई नहीं दे रहे बच्चे। तो कौन कौन से नहीं दिख रहे? हम बोलेंगे सर 1 नहीं दिख रहा, और हम बोलेंगे सर 2 नहीं दिख रहा। इन बच्चों को बुरा लग रहा था, तो ये 2 बच्चे नहीं दिखाई दिए, तो 1 और 2 नहीं दिखे। तो जो नंबर नहीं दिखे वही बच्चे इसके विपरीत हो जाते हैं। तो 3 और 4 के विपरीत 1 और 2 बन जाएगा बच्चे। 3 और 4 के विपरीत 1 और 2 बन जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि 3 और 4 का आंसर पूछे तो 1 या 2 लगेगा, तो 1 और 2 का आंसर पूछे तो 3 या 4 लगेगा। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके आंसर भी हिट करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछे सर हमें नहीं पता, आप हमें 3 का आंसर बता दो, क्या लिखेंगे हम? तो 3 का आंसर क्या लिखेंगे? समान अंक के विपरीत छुपे हुए अंक होते हैं, और छुपे हुए के विपरीत समान अंक होते हैं। मतलब जो भी दोनों में कॉमन होगा उसका विपरीत हमेशा वो नंबर होगा जो नहीं दिख रहा, जो रूठ कर चला गया है। तो 3 का विपरीत कौन? जो रूठ कर चला गया। कौन चला गया? 1 और 2। 2 बच्चे रूठ के चले गए, 1 और 2। तो आंसर क्या लगाएंगे? 1 या 2 लगेगा। बात समझ में आई? 4 का विपरीत क्या होगा सर? तो 4 का विपरीत भी वही नंबर होंगे सर, क्या? 1 या 2 लगेगा, 1 या 2 लगेगा। खत्म सवाल। और सीखो, अगर पूछे सर 1 का विपरीत क्या होगा, सर इस 1 का विपरीत क्या होगा, तो एक हिडन नंबर, जो नंबर छुपे हुए होते हैं, मतलब जो रूठ के चले गए, जो नंबर रूठ कर चले गए, जो नहीं दिखाई दे रहे, उनके विपरीत हमेशा कॉमन नंबर होता है। 3 या 4 लगाएंगे, 3 या 4 लगाएंगे, ये आंसर लगेगा। इनका आंसर ये बता दो और इनका आंसर ये बता दो, बस इतनी सी बात याद रखो, कुछ याद मत रखो, सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं हम जानते, लेकिन आंसर फिर भी लग जाएगा। इनमें से किसी का आंसर पूछे तो इन्हें बता देना, और इनमें से किसी का आंसर पूछे तो इन्हें बता देना, बात खत्म होगी। 1 का आंसर 3 या 4 लगेगा, 2 का आंसर 3 या 4 लगेगा। दुनिया का कोई भी सवाल होगा, हर सवाल इन्हीं बातों से निकलता रहेगा, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। बस इतनी सी कहानी अच्छी तरीके से समझ लो, डाइस की पूरी कहानी खत्म। इसके अलावा डाइस में आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो आपके स्क्रीन के सामने, जो एक ही स्क्रीन पर सब कुछ लिखा है, पूरा डाइस सिर्फ यही है, और इसी डाइस से बेटा पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। विजय बाबू, धन्यवाद बच्चे, थैंक यू। तो चीजें समझ में आ गई, सारे बच्चों को चीजें समझ में आ गई। इसी पैटर्न से हम हर सवाल को कर सकते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया, इतना समझ लिया, तो दुनिया की किसी भी किताब को उठा लेना, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना डाइस के, जिंदगी में गलत नहीं होगा। बस इतनी चीजें समझ लो। अगर बच्चों के समझ में नहीं आए दोबारा से रिवीजन कर लेना। बस यही है डाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसी डाइस से प्रॉपर तरीके से दुनिया का हर सवाल हिट हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो सवाल कैसे आते हैं वो भी देख लो बेटा। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं वो भी देख लो। सवाल पहला आपके सामने आ गया। एग्जाम सवाल कैसे पूछता है, देखो एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 फलक 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या को चुनिए जो 4 के विपरीत फलक पर होगी। उस संख्या को चुनिए जो 4 के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 4 का विपरीत पूछा जा रहा है, सर कौन होगा? 4 का विपरीत पूछा जा रहा है, सर कौन होगा? 4 का विपरीत बच्चे कौन होगा? जल्दी से बता दो बेटा। ए डाइस इज सो इन 2 डिफरेंट पोजीशन। एक ही डाइस की पोजीशन होती है, ये हमेशा बच्चे याद रखेंगे कि एक ही डाइस की पोजीशन होती है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो 3 ये रहा और 3 ये रहा। दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? कॉमन है बच्चा 3। कॉमन कौन है बच्चे? 3 कॉमन है। तो 3 का अपोजिट कौन होगा? जो रूट के चला गया। कौन चला गया बच्चे रूट कर? जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। एक नंबर ऐसा है जो रूट के चला जाता है ना?
जो रूट कर चला गया वही 3 का विपरीत हो जाएगा, वही 3 का विपरीत हो जाएगा। अगर पूरे सवाल को सॉल्व करना है तो बेटा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जब 1 डिजिट कॉमन हो तो रूल क्या कहते हैं बेटा, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो यहां घुमा के दिखा देता हूं, पहले वाले में घूमेंगे 3 1 2 होगा, 3 1 2 होगा, देखो 3 से घूमो, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 1 2, 3 1 2 लिखा। 3 का विपरीत कितना होगा बेटा, 3 5 6, तो 3 5 6 लिखा। तो 3 का विपरीत कौन, 3 कॉमन था। कॉमन के विपरीत वो नंबर जो नहीं दिख रहा, सर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, सर 4 नहीं मिला। जो नंबर रूट कर चला गया, जो नहीं दिखाई दे रहा, वो हमेशा कॉमन के विपरीत हो जाता है। 4 इसका विपरीत हो जाएगा। यही तो पूछा था। 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। सवाल में उसने 4 का अपोजिट पूछा था, तो 4 का अपोजिट बेटा क्या बन जाएगा, 3। करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर लगेगा। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, राइट ऑप्शन बच्चा डी होगा। बात सभी को क्लियर हुई, बात सभी को समझ में आई। बात सभी को समझ में आई, कर लेंगे बच्चे। अब इस सवाल को जरूरी नहीं इतना लंबा किया जाए, जरूरी नहीं इतना लंबा किया जाए। जो नंबर कॉमन होता है, कॉमन नंबर के अपोजिट हमेशा हिडन नंबर होता है। रूल नंबर 3 लगाओ, 3 का 4 टिक करो, आगे बढ़ो। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सभी बच्चों को ये धीमे धीमे आएंगे प्रॉपर तरीके से बेटा, क्लास प्रॉपर तरीके से धीमे धीमे सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अगला सवाल जल्दी से कर देंगे। अब अल्फाबेट भी आ सकती है, उसकी मर्जी है भाई, कभी कभी वो अल्फाबेट का यूज भी कर लेता है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस आर सो ब्लो। नीचे 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो उसने आपसे क्या पूछा है कि आर वाले विपरीत फलक पर क्या आएगा, आर के विपरीत फलक पर क्या होगा। साफ साफ पूछा है, व्हाट विल बी ऑन द फेस अपोजिट द फेस मार्क आर। तो आर के अपोजिट बेटा क्या होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो बेटा कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या है। तो हम बोलेंगे सर ए कॉमन है। हम बोलेंगे बच्चा क्या कॉमन है, बच्चे ए कॉमन है। ए कॉमन था दोनों में। अगर ए कॉमन है तो आर का विपरीत पूछ रहा है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, चेक कर लेना कि चीटिंग तो नहीं हो रही है। कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 लेटर कॉमन होने पर क्लॉकवाइज घूम जाओ। ए क्लॉकवाइज घूमने पर एपीक्यू, एपीक्यू, ठीक है बच्चों। दूसरे वाले में ए आर एच, ए आर एच होगा। आर का विपरीत पूछा है सर, पी लग गया, सवाल का खत्म, ऑप्शन पी हो गया। उसने हमसे आर का विपरीत पूछा था, तो आर का अपोजिट जो सामने लिखा होगा वो होगा पी, तो पी हमने आंसर लगा दिया। अगर वो ए का अपोजिट पूछता, सर ए का अपोजिट क्या होगा, तो एक नया लेटर, इनके अलावा जो भी एक नया लेटर बचा, एक कोई भी न्यू लेटर होगा, यहां पर कोई भी न्यू लेटर होगा, न्यू लेटर, वही आर का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें लेटर दिए नहीं है, लेटर देता तो वो लिख देते, नहीं दिया तो ए का अपोजिट हमेशा एक न्यू लेटर होगा, न्यू लेटर, ठीक है। तो उसने हमसे आर का अपोजिट पूछा था, तो आर का अपोजिट पी होगा, पी इज द राइट आंसर। बात सभी को समझ में आई, बात सभी को समझ में आई। लव कुश बेटा पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। बात सभी को समझ में आई, क्लियर है, पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल पानी की तरह। एक सवाल और करेंगे, अगला एक सवाल और करेंगे। कभी कभी ये बड़े नंबर भी आ जाते हैं, इस तरीके से बड़े नंबर भी आ जाते हैं बेटा कभी कभी, ठीक। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें 6 फलक दे रखे हैं। 11 6 फलक पर 11 से 16 तक संख्या लिखी गई है। इसका मतलब 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16, ये नंबर लिखे गए। तो कोई से भी नंबर लिख सकता है, उसने ये नंबर लिखे हैं 11 12 13 14 15 16। अब वो क्या कहता है कि 15 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। इसका मतलब 15 के विपरीत पता करना है, 15 के विपरीत पता करना है। बेटा निकाल दो। सर कॉमन क्या है जल्दी से देखो, सर कॉमन क्या है जल्दी से देखो। दोनों में देखा हमने, सर क्या कॉमन है, सर 14 कॉमन है। और क्या कॉमन है, सर 11 कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है, सर 2। जब 2 नंबर कॉमन हो जाए तो क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, क्लॉकवाइज अगर मैंने घुमाया 14 से घुमाऊंगा तो 11 बुरा मान जाएगा, 11 से घुमाऊंगा तो 14 बुरा मान जाएगा। भाई नाइंसाफी किसी के साथ नहीं कर सकते। तो 11 14 से 11 14 खत्म, 11 14 से 11 14 खत्म। बचा क्या, 15 का विपरीत 16 होगा, 15 का विपरीत 16 होगा। 15 का पूछा है, 16 करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। कैसा रहा, कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे सारे बच्चे। तो इस तरीके से डाइस के कैसे भी सवाल हो, हर सवाल इसी तरीके से बनेगा,
हर सवाल बच्चे इसी तरीके से बनेगा और हम हर क्वेश्चन को आसानी से ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। एक सवाल मैं आपको ये HW दे रहा हूं, इस सवाल को बच्चे आप खुद करके लाएंगे, ये सवाल आपके लिए HW होगा। तो ये सवाल मैंने आपको खुद करने के लिए दे दिया है, इस सवाल को कल करके लाएंगे और कल 11 बजे फिर मुलाकात करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कल जानेंगे, इसकी डीपीपी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने आज जितना पढ़ाया है उतनी ही डीपीपी, उनके कुछ सवाल प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको और दे दूंगा अभी, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉपर तरीके से बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पॉइंट टू पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई सा भी सवाल किसी भी लेवल का आ जाए टेंशन मत लेना, सब कुछ कराया जाएगा। और मैंने आपको इस बैच में वादा किया है कि आपका चाहे CBT 1 हो चाहे आपका CBT 2 हो, हम दोनों एग्जामों को कवर करते हुए चलेंगे, दोनों एग्जामों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। CBT 1 CBT 2 दोनों निकलवाएंगे, टेंशन मत लो, मन लगा के पढ़ना। और जितना कंटेंट क्लास में दिया जाए बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझते रहें, ठीक है। ये एक क्रिकेट का गेम है, खेल है। मैं यहां से बॉल फेंकूंगा, आपको वो कैच करनी है, जितनी बॉल फेंकूं वो सारी कैच कर लेना, एग्जाम अपने आप फाइट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको हर कैच लेना है, जैसे आपने वर्ल्ड कप में देखा था सूर्य कुमार यादव ने जो लास्ट कैच लिया था, अगर वो कैच छूट जाता तो बेटा वर्ल्ड कप छूट जाता। तो एक भी कैच छोड़ना नहीं है, यहां से जितनी बॉल फेंकी जाए, जितनी बॉल फेंकी जाए आपको सारी की सारी कैच करनी है, ठीक है बेटा। अगली मुलाकात कल होगी, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।